नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस विशेष क्लास में स्वागत है। हम केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को सरल बनाने की कोशिश करेंगे और उनको इस तरह से आपको करवाया जाएगा कि वो याद रखने में आसानी रहे, क्योंकि हमेशा ही याद हम कर तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन उसको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। याद करना और याद रखने के बीच का गैप इस तरह की कुछ ट्रिक्स से कम किया जा सकता है। हालांकि विज्ञान में निश्चित तौर पर कॉन्सेप्ट पहले और शॉर्ट ट्रिक बाद में ही आती है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी कई बार समय बचाने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स की सहारा लेना पड़ता है। तो वही मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो बच्चों, पहले आज हम स्टार्ट करते हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी जिसे हम अणुकक्षक सिद्धांत बोलते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत बोलते हैं। लगभग आपने ऑब्जर्व किया होगा किसी भी स्तर पर इससे एक प्रश्न आता है, नीट हो, जेई हो, किसी भी लेवल पर इससे अक्सर प्रश्न देखा जाता है। और वो प्रश्न भी कैसा होता है बच्चों? वो प्रश्न होता है अक्सर बंध क्रम से संबंधित, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, है ना, या फिर पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है ना, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। तो यूं तो हम इसको डायग्राम की मदद से किया करते हैं, लेकिन जैसा कि हेडिंग दिखती है कि आज हम कुछ ऐसा बताएंगे जिससे कि आपका समय बचे और आसानी से हो जाए। तो देखिए बच्चों, कैसे हमको डील करना है इससे। बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं यहां आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, वैसे हो सकता है इससे पूर्व में भी आपने इससे संबंधित शॉर्ट ट्रिक देखी, पढ़ी और जानी होंगी, उसमें कोई शक नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आसान से आसान काम कराया जा सके। देखिए, बंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर मूल रूप से दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं उसको बताता है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अब इसको निकालने का तरीका तो यह है भाई कि बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि मैं इसका फॉर्मूला लिखूं अपने शॉर्ट ट्रिक पर जाने से पहले, तो वह यह होता है बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंधी, यानी कि जो आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, और डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है। यह सूत्र आपने देखा पढ़ा जाना होगा, बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंधी, यानी जिसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, डिवाइड बाई 2। ये तो एक कन्वेंशन तरीका है, कन्वेंशनल तरीका मतलब जो कि आमतौर पर प्रचलित है। मैं चित्र की मदद से इनकी संख्या ज्ञात करूंगा, इनकी संख्या ज्ञात करूंगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, उससे मुझे बंध क्रम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहां हम जो आपसे बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ आपको एक चीज याद रखने के लिए कह रहे हैं, वो भी आपको याद शायद होगा कि भैया नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, मुझे बताइए। हमें लगता है कि सभी बच्चे नाइट्रोजन के बंध क्रम को शायद समझते होंगे कि जो नाइट्रोजन है उसका बंध क्रम 3 होता है। आप केवल इतना सा याद रख सकते हैं यदि, तो बस आपका यहां क्वेश्चन बन जाएगा। आपको केवल इतना याद रखना बेटा कि ये 14 हो तो बंध क्रम 3 होता है। और मुझे लगता है कि इसे भी ज्यादातर बच्चे जानते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन यानी N2 अपने आप में एक प्रचलित जो है अणु माना जाता है कि इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होता है जो नाइट्रोजन की अक्रियता के लिए जिम्मेदार है। लगभग इसकी बंध ऊर्जा 946 किलो जूल होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड होता है कुल मिलाकर के नाइट्रोजन में। और N2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 14 और 3। आपको सिर्फ इसको ध्यान रखना है, और यदि यह बात आपको पहले से ध्यान है तो बस फिर अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? सुनो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बंध क्रम 0.5 से कम करते चले जाओ। इधर भी इधर भी इलेक्ट्रॉन कम करो तो भी 0.5 से कम करो, इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ तो भी 0.5 से कम करो। कैसे? देखिए मैं बताता हूं। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका हो गया 2.5। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी है ना 16 हो तो आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। यदि इलेक्ट्रॉन की 17 संख्या हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटा 1.5। बिल्कुल सरल है। 14 से आप बंध क्रम निकाल लो जो कि 3 आया। उसके बाद बंध क्रम जैसे जैसे इकाई से बढ़ रहा है
इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे इकाई से बढ़ रही है, बंद क्रम वैसे ही क्या करते जाइए, घटाते चले जाइए, बॉन्ड ऑर्डर को कम करते चले जाइए। ऐसा ही यहां पर भी ऑब्जर्व होगा, इसके बैक में जाओगे तो भी ऐसा ही ऑब्जर्व होगा। मतलब यदि मैंने 13 इसे कर दिया ना तो ये 2.5 हो जाएगा, यदि इसे मैंने 12 कर दिया ना तो ये 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता ही चला जाता है। तो क्या बताया मैंने? पहले तो बंद क्रम निकालने का एक सामान्य सूत्र जो कि कन्वेंशनल तरीका है, जिसका हमको उपयोग करना आना चाहिए, नो डाउट। लेकिन उसके बाद एक कम समय में हो जाने वाला तरीका, जिसमें आपको एक ही बात याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि आपकी 14 है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 14 है, तो उसका बंद क्रम निश्चित ही तौर पर कितना आएगा? उसका बंद क्रम निश्चित तौर पर 3 आएगा। यदि यह बात ध्यान रख ली तो बस फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। इसे यहां एक एक करके बढ़ाते जाइए और बंद क्रम 0.5 से घटाते जाइए। यदि पीछे जा रहे उससे तो भी वही उपाय करना है। अब इसका यूज करना सीखते हैं। जैसे कि आपसे प्रश्न किया गया कि क्वेश्चन के रूप में बात करता हूं, बंद क्रम यानी कि जैसे हम कहते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करें, इनके बंद क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज हैं देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास स्पीसीज है O2 प्लस, O2 माइनस, N2 2 माइनस, N2 प्लस। मान लेते हैं कि इनमें हमसे कहा गया कि बताइए इसमें कितना कितना बंद क्रम होगा। तो बहुत आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन की संख्या को गिन लीजिए और सीधे सीधे उसका क्या निकाल लीजिए? बंद क्रम। बंद क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर, यानी दो एटम्स के बीच में बंद की संख्या। देखो, प्रजाति मतलब स्पीसीज। सबसे पहले जो उदाहरण मुझे दिया है वो है O2 प्लस। अब O2 यानी 16 होता है, मानते हो? 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, 16। और प्लस का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन तो कम होगा ना मेरे भाई, प्लस है तो, यानी यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं कितनी लिखूंगा? 15। और 15 लिखते ही मुझे मालूम है कि 14 के बाद 15 यानी बंद क्रम कितना हो गया मेरे भाई? 2.5। ठीक है। O2 माइनस में क्या करेंगे सर? देखो, O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 17 हुई कि नहीं हुई? कैसे हुई सर 17? O2 में हो गया 16 और माइनस चार्ज यदि किसी पर आया हुआ है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो उसमें एक्स्ट्रा होगा ही होगा। सो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 हो गई। 17 होने पर हमने अभी आपको बताया था भाई कि बंद क्रम कहां तक पहुंचेगा? ये 3, ये 2.5, ये 2, ये 1.5। इसका मतलब 17 में आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। कुछ नहीं करना है, ना डायग्राम बनाना है, ना किसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। एक ही चीज याद रखनी है, जो भी मेरे ख्याल से आपको सबको ध्यान है कि नाइट्रोजन जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं उसका बंद क्रम 3 होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे बंद क्रम कम होता जाएगा 0.5 से। ठीक है ना। फिर जैसे दूसरी स्पीसीज की भी बात कर लेते हैं, क्रॉस चेक हो जाएगा। N2 2 माइनस, बताइएगा मुझे कि N2 2 माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? देखिए बच्चों, नाइट्रोजन में होते 14 होते हैं ना, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते यहां पर कितने हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे 16। और ये 16 हो जाएंगे तो बंद क्रम कितना हो जाएगा? 2। क्यों हो गया 16 में 2? क्यों हो गया? ये देखिए, अभी हमने यहां पर आपको समझाया था कि जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, बंद क्रम 0.5 से कम करते जाओ, तो 16 होने पर यहां पर यह 2 हो जाएगा। तो 16 में 2 हो गया। फिर मैं बात करता हूं N2 प्लस की। तो N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले गिने तो N2 में होते हैं 14, एक प्लस मतलब एक कम कर दीजिए तो यह घटकर कितने रह जाएंगे? 13। और 13 के अंदर फिर से बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 आ जाएगा। तो यह एकदम आसान तरीका है, इसमें कोई कुछ आपको ज्यादा मगजमारी करनी नहीं है, बहुत इजी वे में काम होता है। इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, बंद क्रम निकल जाएगा,
कभी कभी आता है कि इनके स्थायित्व का क्रम बताइए, बंध क्रम का क्रम बताइए, बंध लंबाई का क्रम बताइए। हमेशा ये ध्यान रखें कि जहां बंध लंबाई की बात आती है यानी बॉन्ड लेंथ की आती है बेटा, वो हमेशा क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होगी। यानी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वह आपके बॉन्ड ऑर्डर के विविध क्रमानुपाती होती है। यानी जो बंध क्रम का ऑर्डर आए उससे जस्ट उल्टा किसको कर देना, जो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस आए, ऑर्डर आए, उससे उल्टा कर देना तो बंध लंबाई कहा जाएगा। यानी जिसका बंध क्रम ज्यादा उसकी बंध लंबाई कम, जिसका बंध क्रम कम उसकी बंध लंबाई ज्यादा। ठीक है ना। तो यानी प्रश्न कई सारे बन जाएंगे इससे। यदि हमें बंध क्रम निकालना आ गया, हमें बॉन्ड ऑर्डर पता करना आ गया, तो हम बॉन्ड लेंथ के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि हम किसी भी स्पीसीज के लिए इसकी सहायता से बंध क्रम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी यहां मामला फंसता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाला, यानी अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, जिसमें यूं तो हम इनका मतलब समझते ही हैं बच्चों, फिर भी मैं बता दूं कि बेटा पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय का मतलब है कि इसमें क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक तो जरूर होगा और वह होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होगा। जबकि यदि आपका डायमैग्नेटिक है ना, तो डायमैग्नेटिक के अंदर बेटा क्या नहीं होगा, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक तो ये तो हमको मतलब मालूम होना चाहिए कि भाई पैरामैग्नेटिक है कौन, डायमैग्नेटिक है कौन। अब हमको यह कैसे मालूम चलेगा कि सर O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। एक तो कन्वेंशनल तरीका तो यह कहता ही है कि साहब इनके सबके डायग्राम बनाओ, जिसको हम एमओ डायग्राम बोलते हैं। उन डायग्राम की मदद से आप पता लगा सकते हो कि यदि कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो वह अनुचुंबकीय है, और यदि नहीं दिखाई दे, सारे के सारे पेयर्ड हों, सारे के सारे युग्मित हों, तो उसे प्रतिचुंबकीय कहेंगे। तो फिर वही बात है कि सर यदि डायग्राम ही बनाना पड़ रहा है तो फिर सरल तरीका कहां हुआ, वो तो हमें वैसे ही मालूम है डायग्राम वाला, तो उसमें टाइम तो फिर हमारा बहुत खर्च होगा। तो उसके लिए भी एक यहां सिंपल सी ट्रिक है, थोड़ा सा एक अपवाद भी है लेकिन ध्यान रह जाएगा। देखो मैं बताता हूं, बस इतना सा ध्यान रखना बच्चों कि यदि टोटल इलेक्ट्रॉन आपके सम आ रहे हो, सम मतलब इवन नंबर में आ रहे हो, तो उसको आप क्या कर सकते हो, डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय बोल सकते हो। और यदि कहीं टोटल इलेक्ट्रॉन, बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन तो हम गिन ही लेंगे, अरे अभी तो गिना हमने थोड़ी देर पहले, विषम आ रहे हो यानी ऑड संख्या में आ रहे हो, तो भाई वह कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। बस इसमें एक विशेष बिंदु यानी कि एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, क्या है कि कुल इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 10 और 16 क्या है, ये 10 और 16 सम है कि विषम है भाई। तो आप कहेंगे सर ये तो सम है, तो सम होने से इनको क्या होना चाहिए, इनको डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन यह कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक होते हैं अपवाद स्वरूप। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक की कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो होगी ही होगी, नहीं तो दुनिया कॉन्सेप्ट ही पढ़ना बंद कर दे भाई। लेकिन ये बहुत बहुत लिमिटेड एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट हो रही हो। बहुत छोटी सी चीज है कि 10 और 16 जो हैं कुल इलेक्ट्रॉन होने पर अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि ये दोनों ही सम हैं, ये एक अपवाद माना जाएगा। बाकी सब में आप इससे सक्सेसफुली पता कर सकते हो कि वह अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। जैसे देखिए इसका भी हम एक क्वेश्चन यहां आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए आपसे कहा गया कि पैरामैग्नेटिक मतलब होता है बेटा अनुचुंबकीय, एवं डायमैग्नेटिक यानी कि क्या, प्रतिचुंबकीय को पहचाने कि यहां पर कौन जो है वह पैरामैग्नेटिक है और कौन जो है वह डायमैग्नेटिक है। जिन स्पीसीज की बात कर रहा हूं वो यहां लिख देता हूं। नाइट्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, N2- है और O2+ है।
मुझसे कहा गया कि इनमें कौन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है। चलो आपने बॉन्ड ऑर्डर वाली तो शॉर्ट ट्रिक बता दी, उससे तो काम हमारा परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा याद रखना नहीं है। लेकिन हमें पैरा और डाई के लिए तो जाना पड़ेगा कि नहीं डायग्राम पर, तो उसका भी उपाय है कि आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रख लो। इसमें भी याद तो क्या करना, देखो जब सम होंगे तो वो पेयर में चले जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे, तो डायमैग्नेटिक होगा। जब विषम होंगे, अरे भाई मेरे पास 13 चीजें हैं कोई भी, तो मैं युग्म बना सकता हूं क्या? 13 चीजें किसी भी किस्म की कुछ भी हो, 13 मेरे पास टोटल यदि वस्तुएं हैं, तो क्या मैं उस सबको युग्मित कर सकता हूं? नहीं कर सकता। 6 युग्म बनेंगे, एक तो अकेला रह ही जाएगा ना, तो इसमें भी कहां रटना है। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन विषम है तो उसे अनुचुंबकीय होना ही है, टोटल सम है तो उसके प्रतिचुंबकीय होने की संभावना है, डायमैग्नेटिक की पॉसिबिलिटी है। किसके अलावा? 10 और 16 के अलावा। जैसे देखिए, अब मैं यहां पर यदि इनको पता करूं तो क्या होगा बच्चों? नाइट्रोजन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 14। 14 क्या है? सम है, यानी इवन है। तो तय है कि यह कैसा होगा? डायमैग्नेटिक, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय की विशेषता होती है कि वह चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप में रिपेल होता है, प्रतिकर्षित होता है। ठीक, फिर बात आई O2 की। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, हालांकि यह सम है, लेकिन यह पैरामैग्नेटिक होगा। स्पेशल केस, वही अपवाद वाली बात है ना। यह स्पेशल केस में यहां मेंशन भी कर देता हूं ताकि चीजें आपको ध्यान रहें कि इट इज बेसिकली अ स्पेशल केस। यह एक विशेष केस कहलाएगा जिसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन सम होने के बावजूद वह कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। फिर बात आती है N2- की। भाई N2- में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए फटाफट से। 14 तो नाइट्रोजन में होते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि N2- से 14 तो ऑलरेडी होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो इसका मतलब कुल इलेक्ट्रॉन यहां कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन यहां 15 हो गए। 15 कैसा होगा? ऑड है, विषम है। ऑड है यानी विषम है, तो इसको कैसा होना चाहिए? इसको अनुचुंबकीय होना चाहिए, यानी कि इसको कैसा होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। फिर एक और रहा है, उसे भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। हमारे पास यहां है O2-, ये O2+। सो बताइए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 16 और 1 घटा, इसका मतलब 15 ही होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 15। 15 कैसा है? ऑड है या इवन है? ऑड नंबर है। ये सबको मालूम है कि यह एक विषम संख्या है। विषम संख्या होने की वजह से निश्चित तौर पर यहां पर यह कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक। तो देखिए बहुत ही आसान है पता लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लेने से काम हो रहा है, चाहे वह बंद क्रम वाला हो, चाहे वह प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय वाला हो। क्या मैंने बताया? जब आप बंद क्रम निकालो तो सिर्फ 14 वाले को ध्यान में रख लो। 14 से जैसे जैसे कम करोगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे एक एक इलेक्ट्रॉन, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर को घटाते जाना। और रही बात पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की, वो भी आसान तरीका था। जहां कुल इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होंगे, कुल इलेक्ट्रॉन यदि सम में हैं तो वह डायमैग्नेटिक हो जाएगा, यदि कुल आपके विषम में हैं तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। 10 और 16, 10 और 16 वाले को विशेष रूप से ध्यान रख लेना है, केवल उसको ही विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी सब साधारण है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस तरीके से आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, चाहे वो बंद लंबाई से संबंधित, चाहे वो स्थायित्व से संबंधित, चाहे वो चुंबकीय प्रकृति से संबंधित, यह केवल समय ही बचाएगा और साथ में एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है, क्या होता है कि कभी कभी शॉर्ट ट्रिक जो हम लेते हैं उसमें इतने अपवाद हो जाते हैं कि उनको अलग से याद रखना फिर वो डबल काम हो जाता है। लेकिन यहां बिल्कुल क्लियर कट सिचुएशन है, कोई ज्यादा एक्सेप्शन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सो बच्चों आज हमने जो डिस्कस किया तरीका, उम्मीद है आपको ये पसंद आए और साथ में आपके एग्जाम में भी काम आए। इसी शुभकामना के साथ आज का ये लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।